नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। यहाँ पर हम लोग पूरा जो कंप्लीट ज्योग्राफी है उसको पढ़ेंगे अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी दोनों को हम कवर करेंगे और ढेर सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम लोग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो हम सीखेंगे कि किस तरह सवालों को सॉल्व किया जाता है। जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब कुछ होगा। पर्पस हमारा ये रहेगा कि आपके मार्क्स 130 के ऊपर आएँ, ताकि प्रीलिम्स के बाद तुरंत बाद आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, कट ऑफ वगैरह में समय बर्बाद ना करें। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, इसी में हम आगे बढ़ेंगे आज। और आज हम पढ़ेंगे वीदरिंग के बारे में। जियोमॉर्फिक इवेंट के बारे में आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है ना। शुरू करते हैं। हमारा ये जो कोर्स है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए है, जो शुरू हुआ है। हमारे जो टॉप फैकल्टी हैं वो पढ़ा रहे हैं आपको सारे सब्जेक्ट। ये क्रैश कोर्स है, मतलब पूरा सिलेबस आपको हम लोग कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर। यूपीएससी का जो पूरा कोर्स है ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, सर से पढ़ाएंगे हिस्ट्री, मुझे से पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स। तो सब का जो प्लेलिस्ट नीचे पड़ा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। चलो, एक बात और, आपको अगर कोई क्वेश्चन रहे, कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को बस लिख दीजिए। और संडे को हम लोग एक लाइव क्लास लेंगे जहां पर हम आपके जो डाउट्स हैं ना उसको हम क्लियर करेंगे। करते हैं क्या, हमने जो पहले पढ़ाया था आपको उसको से रिवाइज कर लेते हैं सवाल के जरिए। मैं 2 क्वेश्चन दूंगा अभी। पहला क्वेश्चन है अर्थ का जो क्रस्ट है उसके बारे में। क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा डेंस है ओशनिक क्रस्ट से? नहीं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट से हल्का है। ठीक है ना। ओशनिक क्रस्ट क्या है? ये बेसाल्ट से बना हुआ है, ये बेसाल्टिक है। क्या है? बेसाल्टिक है। वहीं पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। जो ग्रेनाइट होता है ना ये हल्का होता है, बेसाल्ट उसके मुकाबले ज़्यादा भारी होता है। ठीक है। प्लस ग्रेनाइट वाला ज़्यादा डेंसर नहीं, हल्का है तो मतलब कि रेयर है, डेंसिटी कम है इसकी। तो पहला को गलत हो गया। पहला क्या हो गया? गलत हो गया। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेसाल्टिक नहीं है, ग्रेनाइट का है ना, तो दूसरा गलत हो गया। ठीक है। ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट अंडर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द प्लेट। बिल्कुल सही बात। ओशनिक क्रस्ट जो होता है ना ये क्या होता है? भारी होता है। और आपको पता है कि जो भारी चीज़ होती है वो नीचे चली जाती है ना। ये क्या है? ओशनिक क्रस्ट वाला जो है ये भारी है, इसी कारण से नीचे की ओर सबडक्ट हो जाती है। आपका तीसरा सही है। क्या आंसर आया जी? C3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलो, अगला सवाल करते हैं हम लोग टाइम जोन पर। ये मैंने पढ़ाया था आपको पहली क्लास में ही, टाइम जोन क्या होता है, IST के बारे में। अंटार्कटिका डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टाइम जोन एज एवरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू इट। बिल्कुल सही बात है। तो नीचे में यहाँ पर पृथ्वी का देखो, पोल से पोल, पोल से पोल जो लाइन आती है लंबी सी, इसी को ना हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और टाइम जोन जो होता है वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बटा हुआ होता है। भारत का जो IST है वो 82 डिग्री मतलब 5 जो हमारा है 82.5 डिग्री है। वैसे ही USA का अलग है, रशिया का अलग अलग है। तो जो लॉन्गिट्यूड कौन कौन सा पास कर रहा है उस कंट्री से, उस पर डिपेंड करता है। अब ये अंटार्कटिक तो साउथ पोल वहीं पे है, तो सारा का सारा जो लॉन्गिट्यूड है अंटार्कटिक से ही पास कर जा रहा है। तो आप किसको बनाएंगे स्टैंडर्ड टाइम? किसको, कौन सा टाइम जोन चुनेंगे आप? तो जो जो कंट्री वहाँ पर अपना बेस बनाए हुए हैं वो लोग अपना अपना टाइम जोन फॉलो करते हैं। जो डेट लाइन है ये कॉन्साइड नहीं करता 180 डिग्री से, पता है ना, जिगजैग फॉर्म करता है। देखो ध्यान से, जो आपका डेट लाइन है वो सीधा लाइन नहीं है। आप जब मैप देखेंगे तो आपको इस तरह का जो लाइन है ना वो दिखेगा, ताकि एक कंट्री में ही 2 टाइम जोन ना बन जाए। आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात? चलो,
अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज, विदरिंग। विदरिंग और इरोजन दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर बच्चे खूब कंफ्यूज करते हैं, खूब कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं सर? विदरिंग का मतलब होता है कि कोई भी लैंडफॉर्म जब टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसको हम विदरिंग कहते हैं। क्लियर बात है? आपको एक चट्टान दिया गया है, चट्टान का पार्टिकल अगर छोटा छोटा टूट जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? विदरिंग। ये पार्टिकल अगर हवा के द्वारा उड़ा लिए जाएंगे, जो बारिश का पानी है उसके द्वारा बहा लिए जाएंगे, तो ये जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं उसको? इरोजन कहते हैं। जो वेदर्ड पार्टिकल है उसको ट्रांसपोर्ट करने का प्रक्रिया इरोजन कहलाता है। ये जो पार्टिकल हवा में उड़ाया गया, ये उड़ता हुआ पार्टिकल कहीं जाकर के बैठेगा, कहीं जाकर के जमा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। बस बाबू इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करके सवाल हमें सॉल्व करने होते हैं, इससे फालतू कुछ और नहीं पढ़ना। हाँ, विदरिंग का तरीका क्या क्या होता है वो पढ़ना है, वो हम पढ़ाएंगे आपको आज मेन। ठीक है, तो एक होता है एंडोजेनिक मूवमेंट, दूसरा होता है एक्सोजेनिक मूवमेंट। एक्सोजेनिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं हमारे पृथ्वी के सरफेस पर जहां पर जो बल होता है वो पृथ्वी के बाहर से लगाया गया होता है, और जो प्रोसेस होता है वो कहलाते हैं वेदरिंग, इरोजन, और तीसरा क्या था? डिपोजिशन। क्लियर बात है? कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इस एक्सोजेनिक मूवमेंट के पीछे? सूर्य का जो तापमान है ना, सूर्य का जो ऊष्मा है जो पृथ्वी पर आती है, वो मेन रिस्पॉन्सिबल है। फिजिकल वेदरिंग में सबसे ज़्यादा काम करता है, केमिकल वेदरिंग को ये और बढ़ाता है, उसकी गति को तेज करता है। ध्यान सुनना, आपको पता है कि मिट्टी कैसे बनती है समय के अनुसार? जब कोई पत्थर होता है, पत्थर धीरे धीरे गर्म होता है, सिकुड़ता है ठंडे के दिनों में, तो उसके पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है, वो पत्थर टूटने लगता है। ठीक है, कभी कभी पत्थर टकरा टकरा के टूट जाता है, ये भी एक विदरिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोलिकुलर स्ट्रेस है वो बढ़ता है, तापमान के कारण मोलिकुलर स्ट्रेस बढ़ता है, उसके बीच का जो बॉन्ड होता है कमज़ोर होता है, होते होते टूट जाता है और पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, और यही विदरिंग कहलाता है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है डीन्यूडेशन। ये क्या होता है? जो भी प्रक्रिया है, सारा एक्सोजेनिक प्रक्रिया मतलब पृथ्वी की सतह से बाहर होने वाला सारा तोड़फोड़, सबको मिला करके उसको एक नाम दे दिया गया, उसको कहा गया डीन्यूडेशन। इसी में वेदरिंग भी आता है, इसी में मास मूवमेंट भी आता है, इसी में इरोजन ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। तीनों को हम पढ़ेंगे। मास मूवमेंट क्या होता है हम तुरंत बताएंगे भी आपको। ठीक है, तो जो डीन्यूडेशन होता है वो डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी पर और केमिकल प्रॉपर्टी पर भी। फिजिकल मतलब कि क्या वहाँ पर फॉल्ट है, फोल्ड है, जो पत्थर है उसमें क्या कोई क्रैक है, इन सब बातों पर। केमिकल जो डीन्यूडेशन है वो फ़र्क पड़ता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या उसमें जो पदार्थ है क्या वो घुलनशील है, क्या वो पानी में घुलता है, क्या वो एसिड में घुलता है, आखिर बात क्या है, किस तरह का फीचर है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी डीन्यूडेशन होगा वहाँ पर। ठीक है, वेदरिंग क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया कि रॉक, सॉइल, मिनरल, इसके पार्टिकल अगर डिसइंटीग्रेट हो जाएं, टूट टूट कर अलग हो जाएं फिजिकल और केमिकल एजेंट के प्रेजेंस में, तो उसको हम कहते हैं विदरिंग। फिजिकल एजेंट क्या होता है? हीट के प्रभाव में टूट टूट कर अलग हो गया, जो प्रेशर है उस कारण से टूट टूट कर अलग हो गया पार्टिकल, या फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, इन सब तरीके के ज़रिए अगर पार्टिकल टूट टूट कर अलग हो रहे हैं तो उसको हम विदरिंग कहते हैं।
हो सकता है कि पत्थर पर कोई पौधा उग जाए और पौधे की जड़ें पत्थर में अंदर घुस जाए क्रैक में और उसको और फैला करके तोड़ दे पत्थर को, होता है ना कई बार। तो इसको भी हम लोग विदरिंग में काउंट करते हैं। यहाँ पर जो मटेरियल का मोशन है या तो नहीं होगा या तो बहुत ही धीरे धीरे होगा, वहीं पे सतह पर गिरता रहेगा। ठीक है, अगर ये टूटा फूटा मटेरियल कैरी किया जाता है, कहीं और ले जाया जाता है, तो इसको हम इरोजन कहते हैं। 3 तरीके से विदरिंग होती है, केमिकल के सहारे, फिजिकल मतलब कि तापमान और प्रेशर के सहारे, किसके सहारे, हीट एंड प्रेशर के सहारे, और बायोलॉजिकल, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया पौधे वाला, वो बायोलॉजिकल वाले में आएगा। क्लियर बात है। चलिए आगे हम देखते हैं फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। मैंने क्या लिखा है फिजिकल वेदरिंग में, अभी फिजिकल वेदरिंग में हीट होगा और प्रेशर होगा। इन दोनों के कारण से चट्टान टूटते फूटते रहते हैं। देखो कई बार होता क्या है कि चट्टान का जो ऊपरा लेयर है, चट्टान का जो ऊपरी लेयर है, ये ज़्यादा गर्म होगा, है ना। चट्टान का जो नीचे का लेयर है ये कम गर्म होगा। ठीक है, चूंकि ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, अंदर वाला जो लेयर है वो कम गर्म है तो कम एक्सपैंड करेगा। चूंकि बाहर का लेयर ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है अंदर वाले से, तो ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिंग, ड्यू टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एक्सपैंडिंग, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कमज़ोर हो जाता है और वो टूट जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। पपड़ी कवरना शुरू होता है। पपड़ी पता है आपको क्या होता है? जैसे कि मान लो कि आप कोई मिट्टी का कुछ बना रहे हैं बर्तन, तो मिट्टी का जो ऊपरी सतह है वो सूख करके उखड़ जाता है, कवड़ जाता है। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। आप देख पा रहे हैं इस इमेज में कि जो चट्टान का जो ऊपरी सतह है वो किस तरह से टूट टूट कर अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज और अनलोडिंग, एक्सफोलिएशन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, देखो यहाँ पे ये थर्मल डिफरेंस के कारण ही ऐसा होता है। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमको उन क्लाइमेट में जो ड्राई होते हैं, सूखे क्लाइमेट होते हैं, जहाँ पर नमी बहुत ही कम होती है। जैसे कि सहारा के रेगिस्तान में जो ड्राई एरिया हैं इक्वेटोरियल एरिया के, वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा हो, डायरनल टेम्परेचर जो होगा ना वो काफ़ी ड्रास्टिक हो, मतलब दिन का तापमान काफ़ी ज़्यादा, रात का तापमान बहुत ही कम। ऐसा हमको रेगिस्तान में देखने को मिलता है, पता है ना आपको। रेगिस्तान में दिन का तापमान बहुत ही ज़्यादा चला जाता है और रात में तापमान बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, इस जगह पर हमको ऐसा देखने को मिलता है। अगला है ग्रैन्यूल डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी चट्टान होता है वो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर किसी पार्टिकल का कलर डार्क है तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा, किसी पार्टिकल का कलर लाइट कलर है, सफ़ेद है, चाहे किसी और कलर का हल्के रंग का होगा, तो वो हीट कम एब्जॉर्व करेगा। पता है ना गर्मी में सफ़ेद शर्ट क्यों पहनते हैं, ठंड में काला शर्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि काला वाला एब्जॉर्व कर लेता है, हीट वाला रिफ्लेक्ट कर देता है वाइट वाला, है ना। तो यहाँ पर जो ब्लैक पार्टिकल होगा वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा एक्सपैंड करेगा और इसी कारण से बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड उसके बीच का टूट जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्रैन्युअल डिसइंटीग्रेशन। एक पत्थर को अगर आप धूप में छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे पार्टिकल में बदल जाएगा, इसी को हम कहते हैं ग्रैन्युअल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, चलो एक काम और कर सकते हो, देखो ध्यान से। कई बार आपने कुछ ऐसे मकान देखे होंगे ईंट के बने हुए जिसका बाहरी होता है ना, ईंट का सबसे बाहरी वाला भाग उसको तुम छूओगे ना तो उसमें से धूल निकलता है, गर्दा निकलता है। ईंट ही है जिसका ग्रैन्युअल डिसइंटीग्रेशन हुआ है। जो ईंट है ना उसका बाहरी सतह जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, विदर हो रहा है।
कभी अगर कोई पुराना मकान दिखाई दे तो उसका ईंटों को छू करके देखना, निकलेगा उसका। ठीक है, चलो अगला होता है फ्रॉस्ट वेदरिंग। ये क्या होता है, अगर पत्थर के बीच में गैप है, वहां पर पानी भर गया, तो ये जो पानी होता है ना, देखो ये जो पानी होता है रात में जम जाता है। अब पानी जम गया, पता है ना कि बर्फ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो जैसे ही उसका आयतन बढ़ेगा तो इसको इधर ढकेलेगा, इसको इधर ढकेलेगा। तो पुश करने के कारण, ऐसा नहीं कि बस रात भर में ढकेल दिया, नहीं, डेली ऐसा होता है, सालों साल, 5 साल, 10 साल, रोज यही क्रम चल रहा है। पानी जाकर बर्फ बनता है, पत्थर थोड़ा पुश करता है और बीच में क्रैक ला देता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग। अगला आपका है सॉल्ट वेदरिंग। ये क्या होता है, जो काम वहां पर बर्फ कर रहा था वही काम यहाँ पर लवण, सॉल्ट कर रहा है। पानी के सहारे ये क्रैक में घुस जाता है, पानी तो इवेपोरेट हो गया, उड़ गया भाप बन के। जो सॉल्ट है वो इन क्रैक में बस जाता है, रह जाता है। जब ये सॉल्ट क्रिस्टलाइज होता है तो ये पत्थर को और एक्सपैंड करता है, ढकेलता है और पार्टिकल स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर आपको दरार देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको जो वेदरिंग है, डिसइंटीग्रेशन है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो सॉल्ट वेदरिंग है ना, ये ज़्यादातर हमको मिलता है एरिड क्लाइमेट में, जो सूखा क्लाइमेट होता है ना, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। क्लियर बात है। तो ये बातें हुई आपकी वेदरिंग की। किसकी बातें हुई, वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग की। आगे हम आएंगे, अभी हम केमिकल वेदरिंग पे आएंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं मास वेस्टिंग क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा कि उत्तराखंड में, हिमाचल में, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ से पत्थर गिर गया ढेर सारा। इसको हम कहते हैं मास वेस्टिंग। ठीक है, कोई भी मास, सॉइल, सैंड, पत्थर, रॉक, कुछ भी अगर ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा हो, उसको हम कहते हैं मास वेस्टिंग। या तो गिरने का रेट बहुत ही तेज होगा, पत्थर उड़ के आ गया तुरंत दनादन ऊपर से एकदम, इसको बोलते हैं रैपिड मास मूवमेंट, रैपिड मास वेस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, दो तरह का होता है। एक होता है रैपिड वाला, जहां पर तेज, जैसे कि टॉपल करना, मतलब क्या, इस तरह से गिरेगा, गुलाटे मारते हुए गिरेगा, इसको हम कहते हैं क्या, टॉपल। ये रैपिड होता है। एक होता है कि धीरे 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 सरक रहा है। मान लो कि आप दीवार के सहारे तकिया लगा करके लेटे हुए हैं, मस्त होकर मूवी देख रहे हैं। क्या होता है, लैपटॉप सामने रख दिया आपने, पीछे तकिया लगाया दीवार पे और आप लेट करके मूवी देख रहे हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि आप धीरे धीरे सरकते जाते हैं, सरकते आते हैं और सिर जो है ना वो नीचे की ओर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद आप लेट जाते हैं सरकते सरकते। तो ये होता है क्या, स्लो। ये धीरे धीरे हुआ ना, अचानक से तो आप नहीं सरक गए, ये धीरे धीरे सरके आप, इसको हम कहते हैं स्लो मास वेस्टिंग, स्लो मास मूवमेंट। ठीक है ना, ये क्या था, ये था रैपिड मास मूवमेंट। क्लियर है पहले वाला। ठीक है, ध्यान सुनना, यहां पर केवल ग्रेविटी का ही प्रभाव होता है और किसी का भी प्रभाव नहीं होता। अभी मैं तुरंत क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। क्लियर बात है। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेता है तो मास वेस्टिंग हो जाती है, मूवमेंट हो जाता है। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है रेजिस्टेंस फोर्स से, तो उसको हम कहते हैं स्लोप फेलियर, मतलब कि गया भैंस पानी में, मतलब कि मास वेस्टिंग हो गया, स्लो फेलियर हो गया वहां पे। ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं कुछ। पहला सवाल है मास वेस्टिंग पर ही। क्या इसका मतलब यह है कि मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन अ स्लोप, यहां तक तो ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी जियोमॉर्फिक एजेंट सच एज रनिंग वाटर? नहीं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी।
ग्रेविटी फोर्स लगाएगा। जो रनिंग वाटर है ना, ये केवल सहायक हो सकता है, केवल लुब्रिकेंट का काम कर सकता है। ठीक है, मास मूवमेंट विल हैपन ओनली अंडर द स्लोप ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आपका पहला सन्नाटा हो गया। क्या वेदरिंग प्री रिक्विजिट है मास मूवमेंट के लिए? क्या पत्थर का टूटना जरूरी है लुढ़कने के लिए? नहीं ना, पत्थर समूचा भी तो गिर सकता है। क्या समझे? गमला से मिट्टी निकाल करके मारना कोई जरूरी थोड़े है, पूरा गमला भी तो मार सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपका दूसरा भी गलत हो गया। क्या आंसर आ गया जी? नाइदर 1 नॉर 2। वेदरिंग हुआ तो ठीक है, न हुआ तो भी ठीक है, पूरा का पूरा पत्थर ही नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो बात? तो यहां पर दोनों बातें जो हैं वो गलत हैं। अगला मास मूवमेंट, ये सवाल आपको दिया गया है क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है ना, एनसीईआरटी वाले फिजिकल ज्योग्राफी की, उससे। इट इज ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यही तो मैं कह रहा था, पहला एकदम सही है। दे आर एडेड बाई एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट ऑल्सो। बिल्कुल, अभी मैंने बताया ना आपको कि यहां पर जो पानी है ये सब केवल सहायक हो सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मास मूवमेंट आर एडेड बाई ग्रेविटी। नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव, करंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। यहां पर वो केवल सहायक का काम करते हैं, केवल लुब्रिकेशन का काम करते हैं वो लोग। मास जैसे कि लाने का काम ग्रेविटी का ही होता है। ठीक है ना, लाने काम जो होता है वो ग्रेविटी का ही होता है। तो यहां पर आप पहला जो है ना ये काट देना, ये जो है ना ए आंसर ये काट दीजिए। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ये दे आर एडेड बाय द एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट ऑल्सो, ये आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि सहायक तो होते ही होते हैं वो। ठीक है ना, एडेड लिखा है, एडेड मतलब सहायता पहुंचाता है किस, देखो ये इसको हम कहते हैं लूज सेंटेंस। क्या बोलते हैं? लूज सेंटेंस। मतलब कि ब्रॉड भी कहते हैं इसको, लूज या फिर ब्रॉड सेंटेंस, नैरो नहीं है। अगर मैं कहता कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास मूवमेंट, नहीं, वो नहीं होते, ग्रेविटी होता है। ठीक है ना, यहाँ पर चॉइस ऑफ द वर्ड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला सवाल, इनमें से कौन सा रैपिड मास मूवमेंट का एग्जांपल है? सोलिफिकेशन, मड फ्लो, डेब्रिस अवलांचे, अर्थ फ्लो। अवलांचे तो रैपिड का एग्जांपल है, तुरंत गिरता है ना बर्फ पर से। तो ध्यान सुनिएगा, क्रीप और सोलिफिकेशन ये स्लो होते हैं। सोलिफिकेशन ये है स्लो, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, डेब्रिस, मड फ्लो, डेब्रिस और अर्थ फ्लो, ये तीनों रैपिड के एग्जाम्पल हैं, तेज होते हैं ये वाला। तो 2, 3, 4 ये तीनों सही है, 2, 3, 4 यहाँ पर सी आपका सही जवाब है। समझ गए क्या होता है मास मूवमेंट? अब आ जाओ केमिकल वेदरिंग पर। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, केमिकल वेदरिंग में केमिकल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो वाटर के बीच में, या फिर वो हो किसी एसिडिक मीडियम के बीच में, क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक था, कुछ भी डिसॉल्व कर लीजिए, सॉल्यूशन बना दीजिए, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सभी तरीके हैं रॉक को घुलाने के, रॉक का जो पार्टिकल होता है उसको अलग अलग करने के। क्लियर बात है? एक समय में केवल एक ही प्रोसेस होगा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कहीं पर केमिकल वेदरिंग भी काम कर रहा हो, कहीं पर फिजिकल, उस जगह पर फिजिकल वेदरिंग भी काम कर रहा हो। तो एक ही जगह पर वेदरिंग के सभी टाइप्स काम कर रहे हो एकदम संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात है? हो सकता है कि पौधे की जो जड़ है वो पत्थर को फैला भी रहा हो, और पौधे की जड़ से जो निकलने वाला केमिकल है वो पत्थर से रिएक्ट भी कर रहा हो। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हो गया, यहाँ पर बायोलॉजिकल जो वेदरिंग है वो भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, सूर्य की जो ऊष्मा आएगी उससे, है ना। चलिए हम देखते हैं कि केमिकल वेदरिंग का टाइप क्या क्या होता है। या तो पानी में घुला दीजिए, ऑक्सीजन में घुला दीजिए,
एसिड में घुला दीजिए या फिर ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिएक्शन करवा दीजिए उसका। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आइडियल कंडीशन फॉर केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक। पत्थर का जो केमिकल वेदरिंग है उसके लिए सबसे बढ़िया कंडीशन क्या है? सबसे बढ़िया कंडीशन वही होगा जहां पर केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा, यही ना, जहां पर केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। तो नमी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या है? वहां पर जो नमी है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और तापमान। आपको पता है ना कि हम रिएक्शन करवाने के लिए कभी कभी हम लोग गर्म करते हैं केमिकल को, याद है? बीकर में रखते थे, आग दिखाते थे, जलाते थे ताकि वो गर्म हो जाए, जो रिएक्शन है और तेज़ी से हो। तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए, तो ड्राई तो होगा नहीं, कोल्ड भी नहीं होगा। हॉट तो ठीक है, ड्राई नहीं होगा। हॉट तो ठीक है, ह्यूमिड भी ठीक है, तो मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो होते हैं ना, मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट मेनली, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है ये केमिकल वेदरिंग। ठीक है, सबसे पहला हमारा होता है सॉल्यूशन। इसमें करते क्या है कि जो पत्थर होते हैं वो, अगर वो पत्थर में नाइट्रेट है, सल्फेट है, पोटेशियम है, तो वो करता क्या है कि पानी में घुल जाता है। पानी में, चाहे बारिश के पानी में घुल जाता है और चुपचाप निकल गया। पत्थर बेचारा, उसमें दरारें आ गई फिर बाद में। ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक एसिडिक अम्लीय सॉल्यूशन, उसमें पत्थर घुल जाता है और फिर उसका वेदरिंग हो जाता है, मतलब कि उसके पार्टिकल अलग अलग टूट के निकल जाते हैं। एक होता है कार्बोनेशन। आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। उसमें हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कैसा कंसंट्रेशन? हाइड्रोजन आयन का। एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है वो कई बार पत्थरों को घुला लेता है, उसी को हम कहते हैं कार्बोनेशन। यहाँ पर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो बनते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये अगर कहीं मिल जाए आपको तो वहाँ पर अगर एसिड रेन हुआ तो उसको घुला ले जाएगा ठीक ठाक हाल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हैं। एक बात और, ये जो रिएक्शन है इसका स्पीड बढ़ता है जब टेम्परेचर घटता है। क्यों सर? क्योंकि टेम्परेचर जब कम रहेगा ना तो उसमें, उस लिक्विड में CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी। ध्यान सुनना, लिक्विड का सोल्युबिलिटी बढ़ता है जब टेम्परेचर कम जाता है। पानी गर्म करेंगे ना तो उससे ऑक्सीजन धीरे धीरे निकलने लगता, देखा है ना आपने, बुलबुला छूटता है पानी गर्म करने पर, तो ऑक्सीजन एक्चुअली निकल रहा है उसमें से। क्यों सर? क्योंकि वाटर की जो सोल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है पानी गर्म करने पर। तो वाटर में जो CO2 है वो ज़्यादा कब होगा? जब पानी ठंडा होगा, है ना। तभी तो पेप्सी, ठंडा माने कोका कोला, एकदम ठंडा ठंडा रहता है तो उसमें पूरा CO2 घुला हुआ रहता है। कार्बोनेटेड वाटर ही है वो, पानी का पैसा दे रहे हैं आप एक तरह से। ठीक है ना। तो जब खोलते हैं तो फिर जो ऊपर का लेयर है वो कांटेक्ट में आता है गर्मी के, और फिर वहाँ से आपका CO2 निकलना शुरू होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। दो और होता है, एक होता है हाइड्रोलिसिस, एक होता है हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाइड्रोलिसिस में जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो कंज्यूम हो जाता है और बड़े मॉलिक्यूल जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि आयरन का बहुत सारा मॉलिक्यूल में वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं। फेरस, फेरिक, इन सब का हाइड्रेटेड वर्जन भी आता है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। मतलब कि जो रॉक का मिनरल है वो वाटर को एब्जॉर्व करके अपना केमिकल रिएक्शन बदल लेता है, केमिकल फॉर्मूला बदल लेता है और टूट करके अलग हो जाता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है। फिर आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
डिपेंड करता है कि आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन दोनों मिल करके ये रिएक्शन जो है ना वो करवाते हैं, और एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कैसे विराट और अनुष्का को मिला दिया तो बन गया था विरुष्का, वैसे ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को मिला तो क्या बन गया, रेडॉक्स। ठीक है, ये नामकरण की जो प्रक्रिया है ना बहुत पहले चली आ रही है इस तरह से। सवाल कैसा पूछेगा ये देखो ध्यान से। ऊपर मैंने आपको 5 चीजें दी हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन बिल्कुल है, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन बिल्कुल है, रिडक्शन बिल्कुल है। तो मेरे आंसर में 135 तो पक्का होगा। 135 यहाँ पर भी है, 135 यहाँ पर भी है, मतलब मेरा आंसर बी तो चला गया, डी चला गया। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस आपने भी पढ़ा ना हाइड्रोलिसिस, तो क्या आंसर हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अगला हमारा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। आपको मैंने एग्जांपल दिया था पौधे का। जो मिनरल हैं, जो रॉक के पार्टिकल्स हैं, वो रिमूव किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा। हो सकता है कोई ऐसा केंचुआ है, अर्थवॉर्म है, जो पत्थर, कोई ऐसा जीव है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो धीरे धीरे पत्थर को इरोड करता जाता है, मतलब पत्थर को वेदर करता जाता है, उसके पार्टिकल को तोड़ता जाता है धीरे धीरे। तो ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उस कारण से जो वेदरिंग होती है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे कि लीचेंस हैं, मोसेज हैं, ये सब रॉक के सरफेस पर पैदा होते हैं। पौधे की जो जड़ें होती हैं वो भी तोड़ती रहती हैं पत्थर को। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, बायोलॉजिकल वेदरिंग। वेदरिंग का महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व है कि ये मिट्टी बनाने में मदद करता है। क्या करता है? मिट्टी बनाने में ये मदद करता है। अरे पत्थर टूटेगा तभी तो रेत बनेगा, फिर रेत से मिट्टी बनेगा। ठीक है ना, मिट्टी को, रॉक को कमज़ोर करता है, और इससे हमारा जो पहाड़ वगैरह है ना धीरे धीरे मिट्टी के फॉर्म में आता है, धीरे धीरे हम वहाँ पर माइनिंग कर पाते हैं, और जो हमारे मिनरल हैं उनको हम एक्सप्लॉयट कर पाते हैं। ठीक है, जो पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर के जो न्यूट्रिएंट हैं मिट्टी में मिल गए, और सॉइल का जो इनरिचमेंट है वो होता है। जैसे कि सल्फर आ गया, पोटेशियम आ गया, ये सब कहाँ से आता है? मिनरल से ही तो आता है, रॉक से ही तो आता है ये सब। ठीक है, और का जो मिनरल कंटेंट है वो बढ़ता है, और जो अनवांटेड मिनरल है वो लीच आउट हो जा। लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो फालतू सॉल्ट हैं, केमिकल हैं, वो पानी की सहायता से घुस गए ज़मीन में, एब्जॉर्ब कर लिए गए। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं। चलो, तो ये बातें हो गई क्या? ये बातें हो गई वेदरिंग का महत्व क्या होता है। अब आ जाओ सवाल की ओर चलते हैं। कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया बढ़िया। आपको बताना है सेलेनाइजेशन के बारे में कौन सी बातें सही हैं। सेलेनाइजेशन के बारे जो है ना वो हमारे यहाँ भारत में एक मेजर प्रॉब्लम है। रिड्यूसिंग इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ध्यान सुनिएगा, लीचिंग और सेलेनाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन ड्रायर रीजन कैपिलरी एक्शन कैन लीड टू सॉल्ट एक्युमुलेशन। क्या होता है कैपिलरी एक्शन? पहले ये समझो। आपने लालटेन देखी है? लालटेन, अरे पंचायत टीवी सीरीज में जो था ना, अमेजोन वाली सीरीज पंचायत, उसमें जीतू भैया लालटेन लेके खड़े हैं उसमें। अरे लालू यादव वाला चुनाव चिन्ह। हाँ, तो लालटेन में क्या होता है कि नीचे किरोसिन रखा रहता है, किरोसिन तेल, ठीक है ना, और ऊपर में एक फीता जाता है, और यही फीते के सहारे किरोसिन का तेल ऊपर चढ़ता है, और यहाँ पर जो फ्लेम है ना वो जलती है। तो ये जो किरोसिन के ऊपर जलने की प्रक्रिया होती है, चढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। सेम कैपिलरी एक्शन होता है जहां पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये बालू का ऊपरी सतह है, क्या है? रेत का ऊपरी सतह है। गहरा करेंगे ना तो आप जाएंगे नीचे की ओर। यहाँ पर मान लो कि पानी है, तो जो पानी होता है ना वो धीरे धीरे ऊपर की ओर रिसना शुरू होता है, और पानी यहाँ पर आपको दिखाई देता है, नमी दिखाई देती है।
तो इसी को हम कहते हैं सैलिनाइजेशन। ये जो पानी जब ऊपर आ रहा है ना, तो पानी अपने साथ कुछ सॉल्ट भी लेकर के आता है, कुछ केमिकल भी लेकर के आता है। पानी ऊपर सरफेस पर आया, यहाँ पर सॉल्ट जमा हुआ, पानी तो गर्म होकर के उड़ गया भाप बन के, सॉल्ट यहाँ पर जमा रह गया। इसको हम क्या कहते हैं? सैलिनाइजेशन। ये कहाँ पर देखने को मिलता है सर? जहाँ पर उर्वरक का जो यूज़ है बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे कि वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन सब के इलाकों में हमको खूब देखने को मिलता है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो सही है, ऑन द लैंड विच इज़ बाउट फ्रॉम द डीप सलाइन ग्राउंड वाटर स्टेबल, बहुत बढ़िया, पहला सही है। इरिगेशन कैन रिजल्ट इन सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही बात है। जो फ्लड इरिगेशन होता है, जो पटवन होता है, तो पटवन में जो पानी है वो तो सूख करके उड़ गया, और साथ में जो बहा करके लेके आया था केमिकल, वो जा करके जमा हो गया मिट्टी के ऊपरी लेयर में, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है। इट कैन अकर नेचुरली एंड आर्टिफिशियली बोथ, बिल्कुल भगवान भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियली हम लोग तो कर ही रहे हैं धुआंधार एकदम। वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा हमने बताए हैं आपको। तो 2 और 3 दोनों सही है। क्या आंसर हो गया? डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। अगला सवाल, केमिकल विदरिंग के बारे में सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन अकर वेयर देयर इज रेडी एक्सेस टू ऑक्सीजनेटेड वाटर। कार्बोनेशन, रेन वाटर मिल जाता है CO2 से हवा में और कार्बोनिक एसिड बनाता है जो मिनरल से रिएक्ट करता है। हाइड्रेशन, मिनरल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेट। हाइड्रेट पता है ना क्या होता है? हाइड्रेट रॉक के पोर्स में घुस जाता है, केमिकली उसका फॉर्मूला चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों के तीनों बातें जो है वो सही हैं। 1, 2 और 3 जो है ना वो तीनों सही जवाब है। यहाँ पे तीनों तरीका होता है, ऑक्सीडेशन, कम्बशन और हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस भी होता है, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा एजेंट, इनमें से कौन सा फैक्टर इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन को इन्फ्लुएंस करता है? विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, आप खुद ही बताओ इसका आंसर। यहाँ पर सवाल एकदम आसान है, आपका फंडामेंटल चेक करना चाहता है। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन को कौन इन्फ्लुएंस करता है? विंड तो खुद ही बहा करके ले जाता है, रनिंग वाटर, ग्लेशियर ये भी बहा करके ले जाता है, दोनों ही इरोड करता है, तीनों ही ट्रांसपोर्ट करते हैं सभी। क्या आंसर होना चाहिए? आंसर आपका होना चाहिए डी, तीनों का तीनों जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अरे खुद ब खुद काम करता है इरोड करने का और ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है ना। अगला सवाल है, इरोजनल लैंडफॉर्म आपको मैंने बताया है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिसाइडुअल हिल इन द डिजर्ट लैंडस्केप। इट रिफर्स टू बजाडाज, इंसेलबर्ग, सिर्क प्लेया। देखो ध्यान से, ये जो आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है वो कहलाता है इंसेलबर्ग, शॉर्ट में मोनोडनॉक, ठीक है, मोनोडनॉक कहते हैं। ये सवाल मैंने फ्रेम किया है सविंदर सिंह का जो फिजिकल ज्योग्राफी किताब है मोटी वाली, वहाँ पर से, ठीक है। आपका बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल, एक्सफोलिएशन, याद है टकले से जो पपड़ी है वो कवर रहा था, जो राउंड रॉक था ना उसका आउटर लेयर उखड़ रहा था, निकल रहा था। इट इज एन आउटकम ऑफ व्हाट? कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्ट। कितना आसान सवाल है। ये जो एक्सफोलिएशन है ये तो फिजिकल वेदरिंग है ना जी, केमिकल तो है नहीं, तो आपने ए, बी और डी एलिमिनेट कर दिया, सी आंसर आ गया आपका। थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो फिजिकल का एग्जाम्पल है ना। क्या एग्जाम्पल है? ये फिजिकल का एग्जाम्पल है। समझ गए बात? तो यहां पर आपने देखा कि वेदरिंग क्या होती है। हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस किए, क्लियर है। चलो करते क्या है कि हम आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं, इसका आप आंसर मुझे बताइएगा। स्टैक, आर्क, केव और स्टंप ये लैंडफॉर्म हैं जो किनके एक्शन से बने हुए होते हैं? ग्लेशियर के एक्शन से, विंड के एक्शन से, वेव, रिवर वाटर के एक्शन से। जियोमॉर्फिक मूवमेंट का एक चैप्टर है क्लास 11th का जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, फिजिकल
ज्योग्राफी, इसमें उसको पढ़ लीजिएगा। जो इस क्लास का PDF है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल प्रेप IAS पर, ठीक है। टेलीग्राम पर जाइएगा, यहाँ पर आपको सारे PDF, मेरे ही नहीं, मेरे अलावा बाकी जो सभी टीचर हैं उनके भी आपको सारे PDFs क्लास के लेक्चर के मिल जाएंगे। मगर PDF तो खैर रख ही लो तुम, PDF से बढ़िया रहेगा कि तुम खुद अपना नोट्स बनाते चलो। जो मैं बोलता हूँ लिखवाता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में, पूरा कथा नहीं उतारना है यहाँ पे, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया अभी कि किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और अपना जो आंसर है वो निकालते हैं। देखो, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सवाल आए तो एकदम सही करना है। यहाँ से सवाल थोड़ा तो समस्या हो जाएगा। अभी इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आसान आसान पूछे जा रहे हैं, जो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। वो देखने में लगेगा कि टफ है, एग्रीकल्चर का सवाल है, ये है वो है, मगर आप एक बार जब सवाल सॉल्व करना सीख जाएंगे ना, आप आराम से स्कोर करा पाएंगे। आपने मेरा जो फर्स्ट पेज है PPT का, उसमें देखा है किस तरह के मार्क्स आए हैं। आपके हर साल वैसे ही नंबर आएंगे, 120 प्लस तो तुम आराम से क्रॉस करोगे हर साल, अगर तुमने सवाल सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है। चलिए, तो हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में। उसमें हम पढ़ेंगे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, फिर आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है। सवाल ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ज्योग्राफी के मैप के क्वेश्चन हम लोग लाएंगे आपके लिए, उसको भी हम सॉल्व करेंगे अपने क्लास में, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।